जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज विद हरि मोहन। मैं ही हूँ दोस्तों। टॉपिक कल का जो न्यूज़ आया वो ये था कि रशिया का एक शिप जो ऑयल टैंकर है, ऑयल शिपमेंट है, वो कराची के मीर कासिम पोर्ट पर पहुंच गई। पहली बात तो ये मीर कासिम में समझ लो, ये वही मीर कासिम था जिसने कराची मुल्तान के ऊपर हमला करके इन पाकिस्तानियों के अंदर के जो बाप दादा हिंदू थे उनको मार मार के इस्लाम में कन्वर्ट करवाया, इनके ऊपर पहले जजिया लगाया, इनकी औरतों और बच्चों की इज्जतें लूटी और राजा दाहिर की बेटियों को अल हज्जाज के पास भेज दिया था ताकि उनको अल हज्जाज इस्तेमाल कर सके, उनका शारीरिक शोषण कर सके। तो सबसे पहले बात तो गिरे हुए लोग हैं ये पाकिस्तानी, तो छोड़ो उस चीज़ को। खैर, कराची पोर्ट पर पहुंचा और उसके बाद इंडियन मीडिया के अंदर भी एक अच्छी खासी डिस्कशन शुरू हो गई। पाकिस्तान की मीडिया जो है तालियां बजा रही है कि ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है, ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है, हम अब एक ऐसी पॉलिसी फॉलो करेंगे जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों, इंडिया जैसी होगी, इंडिया से भी अच्छी होगी। और यहाँ तक कि कई न्यूज़ चैनल्स पर शोर मचा हुआ है कि पाकिस्तान ने रशिया से, इंडिया से भी सस्ता तेल खरीद के दिखा दिया और न जाने क्या क्या, क्योंकि रेट्स तो भी आए नहीं है कि किस रेट्स पर तेल खरीदा गया है। अब इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करें उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके और मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के एफर्ट को थोड़ा सा सपोर्ट करें। अब दूसरा दोस्तों, अगर आप हमारे जो वॉरियर्स हैं, इंडियन एवेंजर्स हैं, जिन्होंने इस्लामिक शासन या आप जो बाहर से आने वाले आक्रमणकारी थे उनसे लड़कर हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, उन सब के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इंडियन एवेंजर्स। उसके ऊपर मैंने वीडियोस अभी तो खैर एक ही डाली है लेकिन डालना शुरू कर दिया है ताकि आप हमारे जो वॉरियर्स हैं उनके बारे में समझें। हमारे जो वीर शिवाजी छत्रपति महाराज थे, वो उनका बचपन कैसे बीता या वो मुस्लिम से इतनी नफरत क्यों करते थे कई मामलों में, वो मैंने उस वीडियो में डाला है, तो एक बार आप उसको भी विजिट करें। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है पाकिस्तान का, कि भैया पाकिस्तान का ऐसा मामला क्या है, कैसे है, या क्या कारण है कि रशियन ऑयल आने के बाद ये लगातार सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो इनका शहबाज शरीफ है वो तो शोर मचा रहा है। बाकायदा उसने स्टेटमेंट जारी किया कि ये एक नया सवेरा है, इससे नया सब कुछ होगा और पता नहीं कितनी कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक दी हैं। मामले को अगर हम समझें, रशियन ऑयल टैंकर का पाकिस्तान आना कितना, क्या क्या इसके इम्पैक्ट हैं। अब रशियन ऑयल इन पाकिस्तान की अगर बात करें तो सबसे पहले इससे रशिया को क्या असर पड़ने वाला है ये समझिए। देखो, असलियत में सबसे पहला इसका एक पार्टी रशिया है। देखो, अगर रशिया एक पार्टी है तो सबसे पहले रशिया ने भारत को छोड़कर पाकिस्तान को तेल क्यों भेजा, इसके ऊपर थोड़ी सी एक बात समझिए। क्या रशिया ने इंडिया और पाकिस्तान को एक थाली में या एक ही पलड़े में रख दिया? तो इतना समझ लीजिए, मेरा ऐसा मानना ये है, इंडिया और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये दुनिया का हर देश आराम से जानता है। रशिया जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को कभी एक जैसा नहीं रख सकता, क्योंकि इंडिया का जहां एक तरफ मिलिट्री टाइज हैं, वहां दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ऑयल इंपोर्ट के नाम पर इंडिया तो डाइवर्सिफाई कर रहा है मार्केट को। और इंडिया जो है इंपोर्ट अगर करता भी है तो सीधी सी बात है कैश के अंदर करता है। और हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया ने रशिया को एडवांस में पहुंचा रखा हो कि पुतिन भाई टेंशन ना लियो, मैं तेरे साथ हूं। अब एक तरफ कैश है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा डिफेंस डील्स अभी नहीं है। इंडिया जैसे अपने डिफेंस परचेजेस को डाइवर्सिफाई कर रहा है और रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म कर रहा है, लगभग वैसी ही कुछ थोड़ी बहुत पॉलिसी रशिया भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो डिफेंस टाइज इंडिया के साथ हैं वैसी कुछ पाकिस्तान के साथ भी अगर थोड़ी बहुत एस्टेब्लिश हो जाती हैं, तो पाकिस्तान भी अगर थोड़े बहुत हथियार खरीदना शुरू कर दे या पाकिस्तान की फॉर्म में रशिया को एक कस्टमर मिल जाए,
जो टेक्नोलॉजी उसने इंडिया को नहीं दी, वैसी कुछ टेक्नोलॉजी वैसी ना होकर दूसरी कोई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे दी जाए तो रशिया को भी डिफेंस का एक कस्टमर मिल जाएगा। क्यों? देखो यार, रशिया के पास कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। सोवियत यूनियन ने अपने टाइम पर या तो डिफेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत करी थी या फिर मेहनत करी थी ऑयल यानी एनर्जी सेक्टर के ऊपर। इसके अलावा रशिया ने कहीं कोई मेहनत नहीं करी, कुछ नहीं किया। आज के दिन आप किसी रशियन इंडस्ट्री या रशियन प्रोडक्ट को, रशियन कार को, रशियन बाइक को, रशियन टीवी को, रशियन फ्रिज को, रशियन मोबाइल को, कहीं कुछ आप नहीं जानते होगे, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक ऐसी कोई इंडस्ट्री है ही नहीं। एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ये लोग ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं जो एक तरीके का रॉ मटेरियल है, और दूसरा ये डिफेंस इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी स्पेसिफिकली उन कंट्रीज़ को जो कि महंगे, अमेरिका और यूरोप के महंगे हथियार नहीं खरीद सकते। इंडिया इनका बहुत बड़ा कस्टमर शुरू से रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक टाइम ऐसा था कि इंडिया के डिफेंस परचेजेस का 90% जो है वो रशिया से आता था, लेकिन 2000 के आसपास रशिया ने जो हरकतें करना शुरू किया और एडमिरल गोर्शकोव नाम का एक जो शिप आ रहा था उसके ऊपर जिस तरीके का बिहेवियर हुआ, उठापटक हुई, रिलेशंस के अंदर खटास आई, उससे साफ नज़र आया और इंडिया ने पहली बार सोचा कि कहीं ना कहीं हमें रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी और डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने मिलिट्री परचेजेस को। इसीलिए इंडिया ने हमेशा वहाँ से रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी कम करी। जो 90% तक डिपेंडेंसी थी वो घटते घटते आज के दिन लगभग 60% है, लेकिन फिर भी आधे से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स आज भी इंडिया के रशिया से आते हैं। और रशिया का जो डिफेंस बजट है पिछले कई सालों के, मतलब 2000 के मुकाबले या 2020 के मुकाबले, लगभग 2005 के मुकाबले लगभग 3 गुना हो चुका है। इसे भी हम नकार नहीं सकते। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर रशिया पाकिस्तान के अंदर एक कस्टमर ढूंढ रहा है, लेकिन क्या रशिया के इंटरेस्ट्स इंडिया के अल्टरनेट की फॉर्म में पूरे हो पाएंगे? तो सीधी सी बात है यार, पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, दाने दाने को मोहताज है, खुद के नोटों की कीमत नहीं है। जैसे रशिया कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करता ऑयल के अलावा और हथियारों के अलावा, वैसे ही पाकिस्तान कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करता। रशिया कम से कम हथियार और ऑयल तो एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान हथियार और ऑयल एक्सपोर्ट करने की जगह टेररिस्ट अटैक करता है, टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करता है। अब टेररिस्ट जो है, टेररिस्ट माइंडसेट जो पाकिस्तान में है, ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, जो नेम ऑफ इस्लाम, नॉट इन इस्लाम, नेम ऑफ इस्लाम, इस्लाम के नाम पर दुनिया को जो ठगता है पाकिस्तान और टेररिज्म को बढ़ावा देता है, वो तो एक्सपोर्ट करता है और वो रशिया कभी भी चाहेगा नहीं। और रशिया का तीसरा एक इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को लेकर भी है कि इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि अफगानिस्तान जो है वो, अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी रशिया के फेवर में है, और रशिया इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानता है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका की गोद में ना बैठा होता तो शायद अफगानिस्तान के अंदर से रशिया को या यूएसएसआर को निकाल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता। पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाके बैठा, पाकिस्तान ने मजबूती से अमेरिका का साथ दिया और इसी वजह से अफगानिस्तान के अंदर रशिया के इन्फ्लुएंस में को इस्टेब्लिश करने में बहुत मुसीबत आई, और यहाँ तक कि मुसीबत तो खैर क्या आई, कर ही नहीं पाया। इसीलिए पाकिस्तान की इस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को चाइना भी समझता है और रशिया भी समझता है। खैर, तो यानी यहाँ पर एक नया देश आ रहा है, चाइना। अब मैं इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि चाइना की एंट्री यहां पर क्यों ज़रूरी है। देखो यार, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान एक तरफ, चाइना एक तरफ, या इसे इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि ये आपको नक्शा जो है ना जियो पॉलिटिकल वाले मामले में, और जियो पॉलिटिक्स किसी तरीके से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से कैसे चलती है उसे समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान, चलो इसे नक्शे पे बना लेते हैं। यहाँ रशिया का ऑयल पाकिस्तान पहुंचने में चाइना का इंपॉर्टेंट रोल है, इसे थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में चाइना का इंपॉर्टेंट रोल है। तो आंसर समझिए। असलियत में रशिया जब फर्स्ट अफगान वॉर में एंटर करता है, यानी 1979 के अंदर, तो रशिया का बॉर्डर यूएसएसआर की फॉर्म में यहाँ तक था। अफगानिस्तान में रशिया यानी यूएसएसआर एंटर करता है और बीच में पड़ता है पाकिस्तान। अमेरिका इस पाकिस्तान में एंटर करता है, प्रॉक्सी वॉर शुरू करता है, आतंकवादी हमले शुरू करता है, और उसके बाद
रशिया को अफगानिस्तान से निकलना पड़ता है और यहाँ तक कि अफगानिस्तान जो है वो रशिया के लिए, यूएसएसआर के लिए एक फोड़ा, एक ट्यूमर सिद्ध होता है। अब यहाँ पर रशिया का भले ही डाउनफॉल आ गया, लेकिन ये जो रीजन है आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये है सेंट्रल एशिया, इसके अंदर हैं 5 देश। सेंट्रल एशिया और इसके अंदर हैं 5 देश, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है। अब यहाँ ये जो 5 देश हैं, यहाँ असल में एक तो राइज ऑफ चाइना हुआ है और दूसरी तरफ रशिया है। रशिया अपने आप में एक बड़ा देश है, चाइना जो है वो और मतलब ताकतवर देश है। प्रेजेंट पावर जो है वो चाइना और सेकंड लेवल की पावर कहो या एक पुरानी पावर कहो रशिया, दोनों इस एरिया में अपना इन्फ्लुएंस चाहते हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पिछले कुछ टाइम में जो बिहेवियर या जो लाइन शुरू हुई है या देखने को मिली है, यहाँ पर रशिया और चाइना दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के करीब आए हैं। हालांकि इतना समझ लीजिए, चाइना और रशिया के रिलेशंस ज़्यादा दिन तक अच्छे नहीं रहने वाले, या यूं कहें चाइना और रशिया के रिलेशंस मजबूरी के अंदर तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, वरना कभी ज़्यादा से अच्छे नहीं रहे। ये दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा हैं। और रशिया के अंदर एक ओपिनियन आपको अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा कि यूएसएसआर के डाउनफॉल में, फेलियर में एक बड़ा रोल, अगर मेजर रोल अमेरिका का है, दूसरा रोल डोमेस्टिक पॉलिसीज़ का है, तो तीसरा इतना ही बड़ा रोल चाइना का भी है रशिया की धज्जियां उड़ाने के अंदर। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अंडर कंपल्शन ज़्यादा हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, फ्रेंड्स विद नेचुरल जो फ्रेंड्स बाय नेचर वो कम हैं। यानी नेचुरल फ्रेंड्स नहीं हैं, ये अंडर कंपल्शन या अंडर बेनिफिट वाले फ्रेंड्स हैं। अब यहाँ पर रोल क्या है? अब यहां इस चीज को अगर आप देखेंगे तो यहां पर ईरान के साथ भी कहीं ना कहीं अमेरिका की नहीं बन रही है। ठीक है। और यहां चाइना किसी भी तरीके से इस चीज अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है और इस इन्फ्लुएंस में इंडिया जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंडिया का रशिया से इन्फ्लुएंस या रशिया से रिलेशन इस चीज पर भी डिपेंड कर रहा है कि इंडिया और रशिया, मतलब इंडिया चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है और रशिया को इंडिया की भी जरूरत है, लेकिन यहां एक नेक्सस सा बनता हुआ नजर आ रहा है। रशिया और इंडिया के कॉम्प्लेक्स चीज को बाद में देखेंगे। अब यहां सोच कर देखिए, जो मैंने अभी बात बताई कि रशिया ने एक ऑयल टैंकर पाकिस्तान भेजा, तो सबसे पहली बात, पाकिस्तान के पास पैसे देने के लिए तो है नहीं, तो यहां पॉसिबिलिटी पूरी है कि पाकिस्तान रशिया को डॉलर में ना दे के युआन में दे। अब सवाल यह है, चाइनीज युआन कहां से आएगा? अब पाकिस्तान चाइना को दोबारा बिकेगा और चाइना पाकिस्तान को युआन देगा, पाकिस्तान ये युआन रशिया को देगा और रशिया उस युआन से चाइना से सामान खरीदेगा। यानी ये एक पूरा सर्कल बन गया और यहां से इकोनॉमी जो है वो साइक्लिक फॉर्म में आ गई। इसमें चाइना को क्या फायदा? एक तरफ तो रशियन मार्केट के अंदर पेनिट्रेशन बढ़ेगी, दूसरी तरफ रशिया की इकोनॉमी पे कंट्रोल ज़्यादा अच्छा होगा, रशिया ज़्यादा चाइना पर डिपेंडेंट होगा क्योंकि यूरोप से तो बिगड़ रही है, और सबसे बड़ी बात, चाइना का युआन के अंदर कर्जा पाकिस्तान के अंदर बढ़ता चला जाएगा और जितना ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर कर्जा बढ़ेगा, चाइना उतना ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता चला जाएगा और यूं कहेंगे पाकिस्तान चाइना पर डिपेंडेंट होता चला जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, हालांकि बहुत सारे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर और बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर जो डिस्कशंस हो रही हैं उसमें ये कह रहे हैं, वो सिर्फ वन साइडेड डिस्कशन कर रहे हैं। मैं यहां पर रशिया के और रशिया पाकिस्तान की ऑयल डिप्लोमेसी के नाम पर या रशिया का ऑयल पाकिस्तान पहुंचने के नाम पर चाइना के रोल को ज़्यादा बड़ा देखता हूं, क्योंकि चाइना यहां जिस तरीके से अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, जिस तरीके से सुपर पावर होने का दावा कर रहा है, उसे असल में पाकिस्तान की ज़रूरत है। और यहां पर अमेरिका जो है वो भी जानता है कि वो बहुत ज़्यादा दिन तक पाकिस्तान के बर्डन को नहीं झेल सकता, क्योंकि अमेरिका की खुद की इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है और पाकिस्तान जो है सिर्फ और सिर्फ
लोन बेस्ड इकोनॉमी है, लोन और एड बेस्ड इकोनॉमी है। जितना ज़्यादा लोन मिलेगा, जो जितना ज़्यादा एड देगा, पाकिस्तान के बारे में मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि जिसे बस लोन मिलना चाहिए, जिसे बस एड मिलना चाहिए, वो जो देश देगा लिपस्टिक बिंदी लगा के उसके गोद में बैठ जाएगा, क्योंकि उसे पाकिस्तान, इंडिया से नफरत है। इंडिया से नफरत है। पाकिस्तान वो गाना नहीं है, मेरा इंतकाम देखेगी टाइप का, ऐसा जला हुआ आशिक है। वो जो इंडिया वाला आशिक है वो तो आईएएस बन जाता है। ये जो है ये तो अपने आप को जलाने पे तुला हुआ है, बर्बाद है, शराबी कबाबी बन चुका है। अब हालत क्या है, चाइना को इससे क्या बेनिफिट है, सोच कर देखो। बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है कि आप चाइना इस मामले में क्यों गेम खेल रहा है और क्यों कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो रशिया के साथ रिलेशन अच्छे करे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जैसे ही ये सारा सर्कल पूरा होगा, पाकिस्तान की ऑयल के मामले में रशिया पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन के मामले में रशिया पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं बाकी सब चीज़ों में डिपेंडेंसी बढ़ेगी। हालांकि इतना आसान नहीं है, फिर भी डिपेंडेंसी बढ़ेगी। तो रशिया को फायदा यह है कि पाकिस्तान से जो यूक्रेन हथियार जा रहे हैं उन पे कंट्रोल लगेगा, उन पे कंट्रोल लगेगा। दूसरा, सोच कर देखो यार, यहां ये नाटो का बॉर्डर आ चुका है। बेलारूस हालांकि रशिया के फेवर में है, ये नाटो का बॉर्डर है। इतना अजरबैजान वगैरह भी सारे के सारे नाटो के फेवर में ही जाते हुए नजर आ जाते हैं। तुर्की जो है वो देखते हैं किस तरफ ऊंट किस करवट बैठता है। ठीक है, अगर आप ये सारा का सारा सेक्शन देखते हैं ना दोस्तों, तो आपको दिखेगा यूक्रेन फ्रंट तो है ही है, लेकिन ये रशिया, ये पूरा सेंट्रल एशिया, यहां तक कि ईरान भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर पाकिस्तान इस फ्लो में आ जाता है तो सोच कर देखिए अफगानिस्तान को अपने हिसाब से, क्योंकि अफगानिस्तान बीच में है, चाइना और रशिया चाइना और रशिया पाकिस्तान को अपनी तरफ मिला लेते हैं, तो अमेरिका की यहां पर एंट्री ब्लॉक हो जाती है। और अगर ये चाइना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हो जाता है तो सोच कर देखिए इस पूरे इलाके में मंगोलिया के अंदर एंट्री बंद। यहां पूरे इलाके में चाइना है ही है, यही तो चाइना का मेनलैंड है। इधर अगर आप देखेंगे तो लाओस और कंबोडिया पूरे तरीके से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ म्यांमार जो है वो पूरे तरीके से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी अमेरिका की इस पूरे इलाके में एंट्री बंद। अमेरिका इस पूरे इलाके में एंटर कर ही नहीं पाएगा, ना सेंट्रल एशिया में ना अफगानिस्तान में। नतीजा यह होगा कि यहां पर आप सोच कर देखिए, अमेरिका के पास सिर्फ और सिर्फ कुछ देश बचते हैं। थाईलैंड जो फ्लिप फ्लॉप वे में है, बहुत ज़्यादा सा किसी के फेवर में नहीं है और अपोज में नहीं है। ठीक है, मलेशिया इस टाइम पर थोड़ा सा, और एक वियतनाम। यानी ये छोटे छोटे पैचेस को छोड़ दिया जाए तो सोच कर देखिए साउथ कोरिया और जापान, ये और एक ताइवान, यहां पर अमेरिका खड़ा हुआ है यहां। लेकिन ऊपर वाला पूरा इलाका जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना और रशिया के, खासकर चाइना के इन्फ्लुएंस में मौजूद है। और यहां भले ही इंडिया खड़ा हुआ है, लेकिन इंडिया के अलावा फिर अमेरिका को ऑप्शन नहीं है। इसलिए रशिया से पाकिस्तान तक तेल पहुंचना कई मामलों में इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि अब इंडिया, अगर ऐसी सिचुएशन ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है तो इंडिया भले ही धीरे धीरे रशिया से अपना डिपेंडेंसी ख़त्म कर रहा है या कम कर रहा है, और घरेलू प्रोडक्शन जो होममेड जो वेपन्स हैं वो बनाने के, इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स है वो करने की कोशिश कर रहा है। और अगले 10 साल के अंदर अगर इंडिया का डिफेंस सेक्टर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है तो इंडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद वाली बात है कि जनरल इलेक्ट्रिकल्स जैसी कंपनी, अमेरिकन कंपनी, पहली बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर रही है, और इंडिया जो है वो जो है फाइटर जेट के जो इंजन्स हैं वो बेचने की कोशिश कर रही है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप मुझे ये बताइए कि इंडिया को तो बेनिफिट है। अब सवाल ये है कि क्या सच में अमेरिका पाकिस्तान से हार रहा है और क्या मतलब पाकिस्तान में पीछे हट रहा है? मेरा ऐसा मानना है ये बहुत ज़्यादा जल्दी होगा कि पाकिस्तान में चाइना का इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश हो गया, ये बहुत ज़्यादा जल्दी होगा।
एक्चुअली क्या होता है ना, ये देखो जियो पॉलिटिकल गेम्स जो होती हैं, ये जियो पॉलिटिकल गेम्स जो हैं, ये पूरे तरीके से एक बार में ना तो जीती जाती हैं, ना ही एक बार में हारी जाती हैं। ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और शय और मात का खेल चल रहा होता है। अब पाकिस्तान एक छोटा देश आपको साफ नजर आ रहा है और इस छोटे देश के अंदर चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका वहां पर पहले से मौजूद है, चाइना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। इसका समस्या ये आएगी या इसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर पूरी की पूरी पॉलिटिक्स, पूरा का पूरा जो क्या नाम है गवर्नमेंट, आर्मी, सब दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक सेक्शन पूरे तरीके से चाइना के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है और दूसरा सेक्शन जो है वो अमेरिका के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये इतना ही ज्यादा प्योर, इतना ही ज्यादा प्योरली जियोपॉलिटिकल मामला है? तो मेरा ऐसा मानना यह है कि मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजन पर नहीं पहुंच रहा, क्योंकि मैं पाकिस्तान के साथ रशिया और चाइना की जो कनेक्टिविटी है उसको देख रहा हूं कि रशिया और चाइना के लिए पाकिस्तान कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इतना ही ज़रूरी अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान है। अब अमेरिका चाहेगा कि ये जो पाकिस्तान है कैसे भी करके इंडिया अमेरिका के पक्ष में रहे और साथ में इंडिया और पाकिस्तान की कहीं ना कहीं एक दोस्ती जो है, दोस्ती नहीं तो कम से कम शांति रहे। क्यों? क्योंकि अमेरिका को इस पूरे इलाके के अंदर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन चाहिए ताकि चाइना के यहाँ एनसर्कलमेंट को रोका जा सके। इसीलिए भाई इंडिया एक ताकतवर देश है, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि चाइना को अकेले मुंह तोड़ जवाब देने का जो दम है वो इंडिया के अलावा चाइना के किसी पड़ोसी में आज के दिन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहेगा, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका एक बड़ा प्लेयर बना रहेगा। और अफगानिस्तान में बड़ा प्लेयर बने रहने का सीधा मतलब है सेंट्रल एशिया से लेकर, अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक कंट्रोल किए रखना। ठीक है। और यहाँ चाइना अगर आ भी जाता है तो इस एंट्री पॉइंट को कंट्रोल किए रखना, पाकिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखा है। तो सवाल ये है, मैंने पिछले अपने वीडियो में कहा था कि नवाज शरीफ का जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं प्रो अमेरिकन हमें दिखाई देता है। तो अब आप कहोगे सर आप तो गलत प्रूव हो गए, प्रो अमेरिकन आप कह रहे थे, आज के दिन ये तो रशिया से ऑयल खरीद के आ रहे हैं। देखो यार क्या होता है कि ये राजनीति इतना आसान नहीं है कि सीधा सीधा रास्ता है। इसमें बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, बहुत सारे इफ बट्स होते हैं और सर्कमस्टेंसेस होती हैं। कभी कभार आपको खड़े होकर दिखाना भी होता है कि हम कर रहे हैं और हम वो कर रहे हैं जो हमारा विरोधी हमसे ज़्यादा कर रहा है। अगर आप पिछले कुछ टाइम में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान पे आ रहा हूं, अगर आप पिछले कुछ टाइम में इमरान खान को देखें तो वो दावा करता हुआ नजर आ रहा है, मैं रशिया से तेल लेके आता, मैं रशिया से तेल लेके आता, मैं रशिया से तेल लाता, मैं ये करता, मैं वो करता, मैं ऐसे करता, मैं वैसे करता। हुआ कुछ नहीं है। इस शहबाज शरीफ की सरकार ने रशिया से एक कंटेनर तेल मंगा के 10 तो मंगाने वाले नहीं और ज़्यादा उधार में रशिया भी देने वाला नहीं। और पाकिस्तान पे दबाव है कि चाइना के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते चले गए तो और ज़्यादा बर्बाद होते होगे। खैर, और अमेरिका को ये बहुत ज़्यादा नाराज़ कर भी नहीं सकते। तो अभी क्या किया गया है, अभी के लिए अमेरिका भले ही बहुत ज़्यादा नाराज़ ना हो, मतलब दिखाई दे रहा हो शोर शराबा करने के लिए, किसी ना किसी तरीके से ये एक ऑयल का टैंकर लाकर उस पर इतनी ज़्यादा डिस्कशन कर दी गई है कि इमरान खान का वो दावा कि इंडिया की तरह फ्री फॉरेन पॉलिसी सिर्फ वो ही चला सकता है और कोई दूसरा पॉलिटिशियन नहीं चला सकता, उस दावे की हवा निकाल दी। लोगों का भरोसा जीत लिया कि ये देखो ध्यान से कि इमरान खान ही नहीं, हम भी ये काम कर सकते हैं और हम कर रहे हैं, शांत रहो। और एक टैंकर लाके डिबेट और डिस्कशन शुरू कर दिया। भाई साहब 5-7 चलो और भी आ गए, 10 और भी आ गए, और 10 आने के बाद फिर सीधा ये होगा कि थोड़ा सा सऊदी अरेबिया मुंह फुलाएगा, थोड़ा सा और दूसरी अरब कंट्रीज मुंह फुलाएंगी। यहां पर अभी दिखाया जा रहा है कि देखो हम सारे वो काम कर सकते हैं जो इमरान खान कर रहा था। ठीक है, अब जब इमरान खान सारे काम कर रहा था और हम भी कर रहे हैं तो इमरान खान की पॉलिटिक्स हो गई खत्म। मैं पहले ही कह चुका हूं, इमरान खान प्रो चाइना था।
अब हो सकता है, देखो दोनों चीजें हैं, चाइना को लग रहा है कि आई एम विनिंग, रशिया को लग रहा है कि ठीक है देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ सरकार कह रही है कि देखो हमने इमरान खान से बेटर काम कर दिया। आर्मी जो है वो इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहती थी, वो हटता हुआ नजर आ रहा है। उसकी पॉलिटिक्स लगभग खत्म हो गई और उसके दावों की हवा निकाल दी गई है। अमेरिका जो है वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। इंडिया इतनी टेंशन लेके बैठा नहीं है कि अगले 10 साल के अंदर डिफेंस इक्विपमेंट्स हमारे खुद के इतने ज़्यादा होंगे और हम खुद अपने घर में इतने बना रहे होंगे कि हमारे को रशिया वशिया के ऊपर, रशिया अमेरिका या किसी भी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइम पर सबको ऐसा फील हो रहा है कि वी आर विनिंग। एक रशियन ऑयल टैंकर से सिर्फ अमेरिका थोड़ा सा फील कर रहा है कि हम वेट एंड वॉच की सिचुएशन में हैं। अब आगे ये ऊंट किस करवट बैठता है वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि देखो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन तक पहुंचने से पहले स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें समझनी होती हैं और एक स्टेप से लेकर दूसरी स्टेप तक पहुंचने के लिए बहुत ताकत लगती है समझने में, और वैसे रियलिटी में पहुंचने में तो वैसे ही ताकत लगती है, और बहुत सारा घालमेल और ट्रांजिशन फेज चल रहा होता है। अगर पाकिस्तान पूरे तरीके से अमेरिका के फेवर में चाइना के फेवर में जा भी रहा है ना, तो अभी भी उसे कम से कम 20 साल लगेंगे। तब तक चाइना की उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस बना रह पाएगा या नहीं रह पाएगा मुझे नहीं लगता। और इंडिया जो है रशिया से अलग हो भी रहा है, तो अभी भी इसे अगले 20 साल लगेंगे कम से कम, क्योंकि सोचकर देखो ना, 30% कम करने के अंदर 20 साल लग चुके हैं और पॉसिबिलिटी पूरी है कि अगले 20 साल जरूर लगेंगे आपको और डिपेंडेंसी कम करके इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। और पूरे तरीके से तो आप डिपेंडेंट फिर भी नहीं होगे, लेकिन हाँ ये है 8-10% आप बाहर से अपने दोस्तों से मंगा लोगे, बाकी सारा घर में प्रोड्यूस हुआ होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक ऑयल टैंकर ने पॉलिटिक्स को हिला दिया और लोगों को एक डिबेट का मौका दे दिया। मेरा ऐसा ओपिनियन है कि अभी यहाँ पर बहुत जल्दी होगा एक ऑयल टैंकर के ऊपर डिस्कशन करना, लेकिन फिर भी कौन क्या एफर्ट कर रहा है मैंने वो बता दिया। कम से कम अब 1 साल लगातार पाकिस्तान ये तेल मंगाता है और ये तेल के जो वॉल्यूम है उसको जब तक हम चेक नहीं कर लेते कि वो वॉल्यूम कितना है और क्या पाकिस्तानी रिफाइनरीज इस तेल को जेन्युइनली रिफाइन करके, क्योंकि रशियन ऑयल की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है सऊदी अरब के ऑयल से, और पाकिस्तान के अंदर जो रिफाइनरीज हैं वो प्रॉबेबली सऊदी अरब और ये जो गल्फ कंट्रीज से ऑयल आता है उस पर डिपेंडेंट ज़्यादा है। अब आगे क्या होता है दोस्तों, देखो ये तो वक्त बताएगा। अभी के लिए तो सीधी सी बात यही है कि भैया सिचुएशंस जो हैं वो एक बहुत अर्ली स्टेज में है, लेकिन हाँ चल रहा है। आपको ये आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसके जो एनालिसिस है उसके ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, क्योंकि मैं काफ़ी हद तक पढ़ता हूँ ओपिनियंस को, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और लाइक सब्सक्राइब शेयर का तो रिक्वेस्ट मेरा है ही। धन्यवाद।